वेलकम टू नवी टेक एंड एंटरटेनमेंट। आपके लिए आज हम ले आए हैं गंगूबाई का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहाँ गंगूबाई रहती है और गंगूबाई की एंट्री होती है। वो अपनी गाड़ी से निकलती है। इधर दिखाते हैं एक बच्ची को जबरदस्ती कोठे पे तैयार किया जा रहा है और वहाँ की बाई बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुन, जैसा जगन सेठ बोले वैसा करने का, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं। वो बच्ची वहाँ पर रोती रहती है और उसको तैयार करके कमरे में बिठा देते हैं। वो वहाँ पर सहमी हुई बैठी है। बाई सेठ से कहती है, जाओ सेठ मजे करो, और वो उसके पास आने लगता है और लड़की घबराने लगती है। वो चिल्लाने लगती है और रश्मि बाई इधर गेट बंद कर चली जाती है और उसकी आवाज़ नहीं सुनती। अगली सुबह होती है और काठीपुरा की गलियां दिखाई जाती हैं और वो कोठा भी। तभी वहाँ पर एक लड़की उठ के आती है और बोलती है, रश्मि बाई पूरे 3 दिन हो गए हैं, इसका रोना तो खत्म हो ही नहीं रहा है। रात में ग्राहक जगा के रखता है और दिन में ये। बाई 14 साल की बच्ची है, ये कितना पिटवाओगी, कहीं मर मरा गई तो पुलिस केस हो जाएगा। बाई कहती है, तो क्या करूँ, वापस इसको घर भेज दूँ, मेरा क्या होगा। वो लड़की कहती है, तू कुछ मत कर, बस तू गंगूबाई को बुला दे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पीछे से लड़की भी कहती है कि भाई ये सही कह रही है, कोई अगर इसको लाइन पे ला सकता है तो वो गंगूबाई है, बुलाई ले तो उसको। बदनाम गली का नाम है गंगू, गिरगिट की नस्ल है, प्यार को गाली देती है, मगर उसकी गाली में भी प्यार होता है। गंगू आ जाती है और वहाँ पर बाई कहती है कि इस लड़की ने परेशान कर रखा है। गंगू कहती है, पता है लोग क्या कहते हैं, कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगू रहती है। अब चल हट, मुझे उससे मिलने दे। गंगू उस लड़की से मिलती है जिसको बाई ने जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। वो उस लड़की की जंजीरें खोलती है और उससे पूछती है कि उसे कौन लेके आया और वो कहाँ से आई है। वो लड़की उसको बताती है कि मेरा जोरू मुझे यहाँ पर लेके आया था। और वो कहती है, हर किसी की यही कहानी है, मैं भी बैरिस्टर की बेटी थी, और अपनी कहानी सुनाने लगती है। जहाँ वो हीरोइन बनना चाहती थी और एक्टिंग नाच गाने का बहुत शौक था, वहाँ पे उसका एक प्रेमी था और उसके लिए मुंबई की टिकट लेके आया था। वो गंगू से बोलता है कि चल मुंबई भाग के चलते हैं, वहाँ तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और उसको कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती है ना, और वो प्यार के खातिर मान जाती है। अगले ही दिन बगैर बताए वो मुंबई के लिए निकल जाते हैं और उसका प्रेमी पूछता है, पैसे और जेवर लाने को बोला था, वो तुम लेकर आई हो? गंगू बताती है कि हाँ वो मैं सब चीज़ें लेकर आई हूँ। गंगू उसको पैसे और जेवर देकर बोलती है, अरे राम मैं तो चाबी भी ले आई हूँ, अब भला क्या होगा। वो कहता है, तुम इसको मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। गंगू बोलती है, बापू का नया कुर्ता भी उसमें ही है, अब वो भला पूजा में क्या पहनेंगे। वो कहता है, अरे दूसरा कुर्ता पहन लेंगे, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और फिर वो चैन से दोनों एक साथ जाने लगते हैं और ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है। वो गंगू को कमाटीपुरा ये कहकर ले आता है कि उसकी मासी वहाँ रहती है। और जैसे ही वो गंगू को कोठे पे ले जाता है, गंगू बोलती है, छी ये कैसी जगह है, तेरी मासी भला यहाँ क्यों रहती हैं, ये कितनी गंदी जगह है, मुझे नहीं करनी एक्टिंग, चल यहाँ से चलते हैं। वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ बिठाता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, तू यहाँ पर बैठ जा। और वो अकेली वहाँ बैठी रहती है। तभी पीछे से 2 आदमी आ जाते हैं और वो उनको देखकर बहुत डर जाती है और डर के मारे वो अंदर भाग जाती है। वो अंदर जाके देखती है कि मासी लेटी हुई हैं। वो कहती है, गंगा, रमनीक की नज़र की तो दाद देनी पड़ेगी, मैं रमनीक की मासी हूँ और अब तेरी भी, शीला मासी, आ बैठ। उसने मुझसे कहा कि लड़की की तकदीर बदल दो, तो बदल देते हैं तकदीर। तेरा रमनीक आ जाएगा, अभी अंदर सामान रखने गया है। गंगा बोलती है, तो मैं जाऊं? और उसको जाने को बोलती है और वो उसको ढूंढती रहती है। तभी पीछे से दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो आगे वाला दरवाज़ा देखती है और इतने में वो भी बंद हो जाता है। वो वहाँ पर घबरा जाती है और रोने लगती है और चिल्लाती रहती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और बाजार यूं ही चलता रहता है। शीला मासी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, 2 दिन से भूखी प्यासी है, ले पानी पी। और वो घर जाने को कहती है। तभी शीला मासी उसके ऊपर पानी डाल देती है और बोलती है, किस मुंह से जाएगी घर, तेरा यार यहाँ 1000 रुपये में तुझे बेच गया, ये शीला का कोठा है और यहाँ शीला की ही चलती है। 2 दिन में धंधे पे बैठी तो ठीक, वरना यहाँ लोग ज़बरदस्ती के भी पैसे देकर जाते हैं। गंगू उस लड़की को बता रही है कि मुझे और मेरे सपने को 1000 रुपये में बेचा था किसी मेरे अपने ने। रही बची कोई उम्मीद तो 6 दिनों में उन लोगों ने उसको भी दफना दिया था। कमाटीपुरा का ठप्पा लग गया था मुझ पर, किस मुंह से घर जाती,
घर वालों की जगह घरवाली ने ले ली थी और धंधे वाली का नाम मिल गया था। बाई उसके पास आती है, उसको समझाती है और उसके हाथ से वो चाबियां छीन लेती है। कुछ ही पल में दिखाते हैं सब तैयार हो रहे हैं और गंगू भी वहाँ तैयार हो रही है। गंगू तैयार होके कोठे के बाहर सादेपन से खड़ी है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसकी चाल ढाल को बदल देती है और उसको वेश्या की तरह खड़ा कर देती है। तभी दूसरी लड़की आती है और उसका आगे हाथ करके शिश करती है और गंगू वो समझ नहीं पाती और वो भी शिश करती है। और तभी एक आदमी आता है, उसको देखता है और कहता है चल अंदर चल। शीला आज की कमाई के पैसे गिन रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो गंगू के पास आती है और बोलती है गंगा, सेठ ज़्यादा खुश होकर तुझको 20 टका देके गया है, ले तेरी आज की कमाई है। गंगा वहाँ आती है और कहती है गंगा नहीं, सेठ ने नया नाम दिया है मुझको, गंगू। और सेठ ने ये भी कहा है एक दिन मैं कमाटीपुरा पे राज करूँगी। बाई बोलती है सेठ का दिमाग खराब हो गया है, ये ले अपनी पहली कमाई। गंगू उससे पैसे लेती है और जलाने लगती है। बाई पूछती है ये क्या कर रही है? गंगू कहती है पुरानी गंगा को जला दिया। गंगू को भूख लगी है शीला मासी, खाना कहाँ मिलेगा? और उसको जाने देती है और वो चली जाती है। एक रात में सब कुछ बदल जाता है, खड़ी खड़ी नीलाम हो जाती है गंगा। मगर गोविंद सेठ की एक बात उसको याद रहती है और वो तय कर लेती है कि शहर की एक दिन बोली वो ही लगाएगी। अगले दिन वो एक लड़की को सोने की बाली देखती है और कहती है ये तू पहन, तेरे पे अच्छा लगेगा। वो लड़की पूछती है ये तू कहाँ से लेकर आई? शीला मासी को पता है? गंगा बताती है शीला मासी को क्या ये पता है कि गंगा की कीमत क्या है? तू देखना कमली, अगले 5 साल में ना पूरा कोठा खरीद लूंगी। और तभी वहाँ शीला मासी आ जाती है और कहती है बाहर ग्राहकों की लाइन लगी है, चलो काम धंधे पे लगो। गंगू बोलती है कि आज धंधा नहीं होगा, सब फिल्म देखने जाएंगे गंगू के साथ। बाई कहती है ये अच्छा है, तुम जाके बाहर मजे लूटो और मैं यहाँ पर नुकसान भुगतूं। गंगू बोलती है नफा नुकसान तो होता रहता है शीला मासी, बिजनेस है, आज रात के ग्राहक तू संभाल लेना, वैसे भी हर दफ्तर में एक दिन की छुट्टी तो मिलती है। चलो लड़कियाँ, मासी के धंधे का टाइम हो गया है, चलो। और वहाँ पर मासी को बहुत गुस्सा आता है और वो गंगू की इस हरकत को बहुत बुरा मानती है। रात होती है और गंगू सोने की तैयारी कर रही है। तभी वहाँ आकर एक लड़की बोलती है गंगू खत लिखना है किसी को, प्लीज लिख देना। गंगू कहती है कितने आशिक हैं तेरे, किस किस को खत लिखूं? तभी वो लड़की बोलती है बापू को। और उसकी ये बात सुनकर गंगू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका खत लिखने बैठ जाती है और पूछती है बोल क्या लिखना है? वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता क्या लिखना है। फिर वो खुद से लिखने लगती है कि नमस्ते बापू, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगूंगी कि आपका। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि आपका दिल दुखाया, ना समझ मान के माफ़ कर देना। दूसरी लड़की बोलती है कि अक्सर सोचती हूँ एक बार घर छोड़ते वक्त आपसे मिल लेती। फिर गंगा बोलती है कि मेरी चिंता मत करना बापू, मैं खुश हूँ, सही सलामत हूँ। फिर वो सो जाते हैं। रात के 4 बजे हैं और वो आदमी आकर बोलता है कि शीला मासी एक ग्राहक आया है। शीला मासी बोलती है रात के 4 बजे हैं, मना कर दे। वो आदमी कहता है कि वो सुन नहीं रहा है और मुझे अजीब लग रहा है, मार के भगा दूं। तभी शीला मासी का दिमाग चलता है और वो गंगा को सबक सिखाने के लिए उसको रोक लेती है और वो गंगा के पास आती है और कहती है ग्राहक आया है। गंगा मना करती है और वो बोलती है कि डबल पैसे दे रहा है, जल्दी से निपटा दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। गंगा फिर रूम में आती है और उसको देखती है और वो सामने खड़ा होता है। फिर वो उसके पास आता है और अपनी गन को साइड में रखता है और गंगा वहाँ पर चिल्लाने लगती है और बाहर मौसी को आवाज़ आती है और वो आराम से अपना मुंह धो रही है। इधर वो गंगा को पीटने लगता है और बहुत बुरी तरह मारता है। तभी उसी सबको दिखाने के लिए भागी भागी आती है और कान लगा के सुनने लगती है और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। फिर मौसी चिल्लाने लगती है कि मारेगा क्या उसे? अरे दरवाज़ा खोल, जल्दी से दरवाज़ा खोल, देख क्या रही हो, जाओ जाके आदमियों को बुला के लाओ। और अंदर वो गंगा को मार रहा है और बहुत बुरी हालत कर देता है। बाहर शीला मौसी जानबूझ के चिल्ला रही है और वो कुछ भी नहीं करती। अगले दिन दिखाते हैं गंगू हॉस्पिटल में होती है और वो चुपचाप बैठी है। पीछे से कमली बोलती है 15 टाके लगे हैं और 4 पीठ पर, हाथ पैर तोड़ दिए वो अलग है। दूसरी लड़की कहती है कि भाई तू घरवाली है हमारी हिफाजत तेरे हाथ में है, अब देख ये कैसे बैठी है। बाई बोलती है क्या कहूँ बेटा, हमारे धंधे में कभी कभी ऐसा जानवर मिल ही जाता है। जैसा जंग में सिपाही को गोली लगने का रिस्क होता है, वैसे ही रिस्क हमारे ऊपर भी होता है। तेरी जान का सदका उतार दिया है मैंने, ले सेब खा। कमली बोलती है ये दान पुण्य का नाटक ना करके पुलिस में इज्जत लिखाई होती ना तो अब तक वो पकड़ा जाता। मौसी कहती है उससे पहले हम लोग पकड़े जाते,
समझ आई। रात में लड़कियां उस आदमी की इन्फॉर्मेशन लाती हैं और उसको बताती हैं कि शौकत अब्बास खान उसका नाम है, वो लाला का आदमी है, 3 मर्डर कर चुका है। लाला बोले तो मुंबई का राजा, यहाँ की पुलिस की भी उससे फटती है। कहते हैं लाला ईमान धर्म का आदमी है, वो बहुत सच्चा है। ये सारी बातें वो सुनती है और अगले ही दिन लाला का पीछा करने लगती है। वहाँ पे एंट्री होती है लाला अजय देवगन की। वो उसके पीछे पीछे जाती है और आवाज़ देती है, रहीम भाई, लाला रहीम भाई। अजय देवगन यानी लाला रहीम वहाँ पर रुक जाता है और उसकी बात सुनता है। गंगा कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ। गंगा लाला से मिलती है और कहती है मैं गंगू हूँ, बदनाम गली से आई हूँ, आपका काफ़ी नाम सुना है। वो कहता है कि तुम अपना काम बताओ, नाम और चर्चे तो होते रहेंगे। गंगू बोलती है कि आपका आदमी शौकत अब्बास खान वो आपके लिए काम करता है। पीछे से आदमी बताता है कि काफ़ी दिन से फरार है, वो हमारे लिए पहले काम करता था। गंगू कहती है मेरे साथ बहुत गलत किया है उसने, बहुत नुकसान हुआ है मेरा। तभी फ़ोन बजता है और लाला फ़ोन उठाने लगता है और तभी गंगू अपना दुपट्टा नीचे गिरा देती है और वो लाला देखता है कि उसके शरीर पे चाकू से पूरा कटा हुआ है। गंगू कहती है घाव शरीर पे होता तो झेल लेती, मगर पेट तक जाता है। पेट पे वार का मतलब समझते हैं ना आप। लाला बोलता है एक आदमी को इसके कोठे के बाहर खड़ा कर दो, बाकी हम देख लेंगे। और गंगू की ये कंडीशन देखकर उसका दिल पिघल जाता है, वो उसको बहन बना लेता है। कुछ दिन बाद दिखाते हैं सारी लड़कियां कमरे में बैठी हैं और गंगू किताब पढ़ रही है। तभी वहाँ पर बाई आती है और बोलती है कि पठान आया है, तो अब क्या करना है। तभी वहाँ एक लड़की बोलती है क्या करना है, क्या मतलब, गंगू को दोबारा वहाँ पर भेजेंगे, देखा नहीं था क्या किया था उसने। तभी वहाँ गंगू बोलती है शीला मासी 4 गुना दाम मांग उससे। शीला मासी बोलती है कि वो तो देने के लिए तैयार है। गंगू कहती है देखा, कुछ भी हो जाए मासी पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ती। मासी चली जाती है। फिर वो बोलती है कि जल्दी से लाला को खबर कर। वहाँ एक लड़की बिलाल से जाके बोल देती है और बिलाल जल्दी से जाके लाला को खबर कर देता है। तभी गंगू उसके कमरे में जाने लगती है और सारी लड़कियां उसको देख रही हैं और वहाँ मासी आकर बोलती है कि खड़ी खड़ी क्या ताड़ रही हो, चलो धंधे पे लगो। पठान गंगू के पास आता है और दोबारा से उसको मारने लगता है और गंगू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर मासी को बहुत मज़ा आता है, वो रेडियो की आवाज़ बढ़ा देती है। इतने में लाला की गाड़ी आ जाती है और सब अफरा तफरी में मच जाते हैं। तभी उसके 2 आदमी दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से पठान को बाहर निकालते हैं और लाला के सामने खड़ा कर देते हैं। लाला उसको पकड़ता है और एक चांटा मारता है, फिर पकड़कर गाड़ी में घसीटता है और वहाँ पर मारता जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर गंगू सबके बीच से निकल कर आती है। लाला घूम के गंगू की तरफ देखता है और चश्मा लगाकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ पर गंगू देखती है कि पठान अधमरा पड़ा हुआ है। वो पठान पे पैर रखती है और बोलती है पैसे दे, मेरे हक के पैसे दे, और उसकी चीन खींचती है और फिर गाली देकर वहाँ से चली जाती है। वो अंदर आती है। शीला मासी गंगू का ये रूप देखकर डर जाती है और कुछ दिन बाद दिखाते हैं शीला मासी बीमार है और वहाँ पर सेठ गंगू से मिलने के लिए कहता है। मौसी बोलती है जब से लाला का हाथ उस पर पड़ा है वो अब किसी की भी नहीं सुनती, मुझे तो लगता है मेरा टेम आ गया है। सेठ कहता है एक बार तो मिला दे। तभी वहाँ गंगू आ जाती है और पूछती है कि तुमने बुलाया मुझे। बाई कहती है कि सेठ आया है तुझसे मिलने। गंगू बोलती है मुझे बुखार है, यकीन नहीं आता तो छू के देख ले। बाई बोलती है हाँ बुखार तो है, जा बेटा आराम कर। सेठ कहता है उतरने का इंतजार करूंगा, बुखार। तभी शीला बाई खांसने लगती है और सेठ बोलता है तुझे आराम की ज़रूरत है और उसके पैर दबाने लगता है और वहाँ पर बाई की मृत्यु हो जाती है। तभी एक लड़की आकर बोलती है गंगू जल्दी से आ, शीला मासी। सब लड़कियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं और गंगू आकर बोलती है कि आखिरी सांस भी पैसों के साथ ही ली है, सब अपनी मेहनत की कमाई है, आपस में बांट लो। और वो झुक के देखती है, उसके घर की अलमारी की चाबी रखी होती हैं। उसको गुस्सा आता है, वो खड़े होकर कहती है लेके जा इसको अभी के अभी, और इसके आदमियों से बोल कल आने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो नाटक करती है कि उसको शीला मासी का अफसोस हुआ है और शिंदे को बुलाती हैं और शिंदे कहता है कि मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। वहाँ पर कमली बोलती है तुझे अफसोस के लिए नहीं बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है, तूने अपना हफ्ता बढ़ा दिया है। शिंदे बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोहल्ले की मीटिंग होती है ना, सब हो जाएगा। तभी गंगू बोलती है ये कमली रहीम भाई कब आ रहे हैं। तभी शिंदे कहता है अरे उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, मैं हूँ ना, वैसे भी ये कोठा अब आपको संभालना है। प्रार्थना करता हूँ कि शीला मौसी जैसी भली औरत को स्वर्ग मिले। गंगू कहती है या फिर नरक, 15 दिन में काम हो जाना चाहिए। शिंदे वहाँ से चला जाता है। कमली कहती है तूने तो आज पुलिस वाले को ही घुटने मिला दिया। अगले दिन गंगू किताब पढ़ रही होती है और शेर पढ़ रही होती है। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं
हम तेरे लिए तोहफा लेके आए हैं, ये तेरे लिए है। गंगू कहती है, जवानी में मेरे को सफ़ेद साड़ी पहनाएगी, ग्राहक भाग जाएंगे। वहाँ एक लड़की कहती है कि आज से तू ग्राहक नहीं संभालेगी, हमको संभालेगी। हम चाहते हैं कि तू हमारी घरवाली बने और हमारी रक्षा करे। वहाँ गंगू उनकी घरवाली बनने के लिए तैयार हो जाती है और वो सब उनके गले लग जाते हैं। अगले दिन वो साड़ी पहन के गंगूबाई बन जाती है और घर संभालती है और ये सारी कहानी उस लड़की को सुनाकर बोलती है, तू भी चाहे तो तू भी गंगूबाई बन सकती है। देख राजा, मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, मगर तेरे पास बहुत से हैं। तू ये खाएगी तो यहाँ की हो जाएगी और ये खाएगी तो ज़िंदगी से जाएगी। जहर है, ये फैसला तेरे हाथ में है। और मधु वहाँ पर जहर चुन लेती है और ये देखकर वहाँ पर गंगूबाई उसका ये डिसीजन देखकर इमोशनल हो जाती है। वो बाहर निकल के बोलती है, उसको तो समझा दिया, अब तू समझ, लड़की घर वापस जाएगी। वहाँ की बाई कहती है, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था कि तू मेरी मैना को उड़ा के ले जाए, मैंने 1000 रुपये दिए हैं इसके। गंगू बोलती है कि तू यहाँ पर उसकी वजह से फंस जाएगी, वो मर जाएगी। बाई कहती है, मुझे परवाह नहीं, अगर पैर नहीं फैलाएगी तो भीख मांगेगी। गंगू बोलती है, तो कल घर आके 10,000 रुपये लेके जाना, चल। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से ले जाती है और अपने कोठे पे ले आती है और आदमी से बोलती है कि बड़ी मुश्किल से इसको छुड़ा के लाई हूँ, कल इसके गांव इसको छोड़ के आ। अगले दिन उसके यहाँ पर टेलर चाचा आ जाते हैं और उनके साथ उनका भांजा होता है। वो बोलती है कि पिछली बार ब्लाउज़ का साइज़ सही नहीं था और वहाँ पर उसका भांजा उल्टा बैठा होता है। वो उसको बताता है कि अगली बार ठीक हो जाएगा और जैसे ही भांजा घूमता है वहाँ पर गंगू उसको देखती रह जाती है। गंगू कहती है, अरे वाह चाचा, हमने तो साड़ियाँ मंगाई थी, आप तो जवानी भी साथ ले आए। वो अपना नाम रसा बताता है, फिर वो उससे अपना नाप लेने के लिए बोलती है और वो नाप लेने लगता है कि कंधा 15, बाजू 6। और जैसे ही सामने का नाप लेता है वो उसका इंची टेप पकड़ के नीचे खींच देती है। वो 5 की जगह 7 लिखवाता है और फिर बोलता है कि 34 सीना। और वहाँ गंगू बोलती है 134 तेरे दिल की धड़कन, और वो उसको अच्छा लगता है। कुछ दिन गुजरते हैं और गंगू अपनी बालकनी में खड़ी होती है और वहाँ पे रज़ा नीचे खड़ा हुआ उसको हाय करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है और गंगू भी उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। रज़ा भी उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। वो अपने कमरे में उसको बुला लेती है और वो बहुत ही अच्छे पल गुजारते हैं। वो साथ में घूमते हैं और पूरा शहर देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगला दिन होता है, 2 आदमी उसके पास सारे काम का हिसाब लेकर आते हैं। गंगू बोलती है, कुछ ही दिन में बड़ी घरवाली के इलेक्शन आ रहे हैं, पैसे कम हुए तो उस रज़िया के साथ भला इलेक्शन कैसे जीतूंगी। बदरी कहता है, गंगू भाई, रज़िया की जड़ें बहुत मजबूत हैं, वो 3 साल से इलेक्शन जीतती आई है, कांटीपुरा की 3 बार प्रेसिडेंट रह चुकी है, उसके साथ इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। गंगू बोलती है, तो एक काम करो, पूरे कांटीविला में ये न्यूज़ फैला दो कि गंगू भाई ने एक बच्चे को यहाँ से बचा के अपने घर भेजा है, फिर देखो इलेक्शन के लिए लोग मेरे पास कैसे आते हैं। फिर वहाँ पर दिखाते हैं रज़िया की एंट्री होती है और रज़िया इलेक्शन रैली अपनी निकाल रही है और वहाँ गंगू आती है, उसको देखती है और उसका प्रचार भी देखती है। वहाँ पे रज़िया सबको नमस्ते कर रही है और साथ में गंगू को भी देखती है। फिर वहाँ से रज़िया सब पर चावल बिखेरती हुई आगे बढ़ जाती है और फिर गंगू ठानती है कि मुझे अब लाला से मिलना पड़ेगा। वो ईद पर उसके लिए सवाई बना के ले जाती है। वो उसको सारा मसला बताती है कि मोहल्ले में बड़ी घरवाली के इलेक्शन सर पे हैं, मगर सामने मेरे वो रज़िया खड़ी है। लाला बोलता है, और तू रज़िया सुल्तान, भरोसा रख, जीतेगी तू ही। गंगा बोलती है, मगर इलेक्शन में भरोसा कहाँ, पैसा लगता है। लाला पूछता है, कितना चाहिए? अरे बता, उधार समझ के ही रख लेना। गंगा कहती है कि कुछ और मांगू? कमाटीपुरा में शराब का धंधा अगर आपका मैं संभाल लूँ तो? वहाँ लाला वो एतराज़ होता है और वो कहता है, मैं बहन से ऐसा नहीं करा सकता। गंगा कहती है, भाई माना की बात गलत है, मगर इरादा नेक है, सवाल वसूल का नहीं, कमाटीपुरा की औरतों की ज़िंदगी का है और उनके लिए मेरा प्रेसिडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन जीत गई तो शायद उनके लिए सोच सकूंगी, उनके लिए लड़ सकूंगी, शायद उनकी ज़िंदगी बदल सकूंगी, वरना ज़िंदगी उनका जीना हराम करती रहेगी, बाकी आपकी मर्जी। लाला कहता है, तेरी नेकी इस पठान के उसूलों पर भारी है, आज से तू हमारी बिजनेस पार्टनर। अगले दिन दिखाते हैं वो नहा रही होती है और रज़ा उसका ब्लाउज लेकर आता है। वो ब्लाउज लेकर बोलती है, ज़रा भी फिटिंग ख़राब हुई ना, तेरी सारी फिटिंग हिला दूंगी, खड़ा क्यों है, बैठ। वो बैठकर उसको देखता रहता है और अचानक खड़ा होकर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वहाँ गंगूबाई थोड़ा सहम जाती है और कहती है, मैं भी। रज़ा कहता है कि मुझे आपको गले लगाने का दिल कर रहा है
और वहाँ गंगूबाई भी कहती है मुझे भी। वो उसके नज़दीक आता है और उसको गले लगा लेता है और वो दोनों प्यार में डूब जाते हैं। फिर वो अपनी नई गाड़ी लेकर आती है और उसको घुमाने ले जाती है और अंदर गाड़ी के बैठकर शराब पीने लगती है। वो मना करता है तो उसको डांट देती है कि बड़ी गाड़ी में बैठकर तू बड़े ख्वाब देख रहा है राजा, चल नहीं पीती, छोड़ दी मैंने। अरे तू तो नाराज़ हो गया। फिर वो अपने मुंह में फूल लगाती है और उसे मनाने लगती है। फिर उसके गले लग जाती है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। रात में दारू पीकर वो घर आती है और अपना गेट खोल रही होती है। पीछे से 2 लोग आते हैं और कहते हैं ए गंगूबाई, तुझे रज़िया बाई ने बुलाया है, चलना होगा। गंगूबाई कहती है रज़िया बाई को बोल के मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वहाँ औरत आती है और कहती है तेरे को आना पड़ेगा, रज़िया बाई को ना सुनने की आदत नहीं है। तभी गंगूबाई वहाँ पर उल्टी कर देती है और बोलती है रज़िया का नाम सुन के ना उल्टी आ जाती है। तभी वो आदमी आगे आता है और बोलता है ए औकात में रह तू। गंगू उसके सीने पे लात मारती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी औकात दिखाएगा तू, मेरी औकात दिखाएगा। और तभी वहाँ आदमी आ जाते हैं, उनको मार के वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन गंगूबाई सर की मालिश करा रही होती है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले रेड मार देते हैं और पुलिस वाला बोलता है बहुत नोट छाप रही है आजकल तू, और शराब का धंधा भी शुरू कर दिया है। गंगू कहती है तुझे क्या लगता है कि गंगूबाई गू खाती है? क्या वो इतना भी नहीं जानती कि इलेक्शन सर पे है, गली में कुत्ते दौड़ रहे हैं तो खाना पीना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। गंगू उसको रिश्वत देती है और वो रिश्वत उठा लेता है। गंगू बोलती है अब ठूस ले इसको अपने मुंह में, शायद ज़बान साफ हो जाएगी तेरी। पुलिस वाला कहता है चलो रेड ख़त्म हो गई, चलो चलो यहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। एक पुलिस वाला आकर बोलता है ये पुलिस वाले रज़िया ने तुम्हारे ऊपर भिजवाए थे। शाम को सब लोग होटल में खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर रज़िया आ जाती है क्योंकि गंगूबाई ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया था, तो वो खुद ही वहाँ आ जाती है और कहती है नल्ली नहारी खाने का टाइम है तेरे पास, रज़िया से मिलने का नहीं। मेरी लड़कियों ने बताया कि खाकी मामा आए थे तेरे पास, पूरे 5 साल के लिए जाएगी तू, सोचा आखिरी बार मिल लूँ, समझ सके तो समझा दूँ। गंगू कहती है नशे का तुझे बहुत शौक है ना, तो चल कल तेरे घर में घुस के तुझे वहीं गाड़ दूंगी। रज़िया कहती है ये हाथ देख रही है, जब इन दोनों हाथों से तालियां पीटती हूँ ना मैं, तो दुश्मन का सर भी इन दोनों के बीच में पीस देती हूँ। तू जिस गली का पता पूछ रही है ना, उस गली की एक एक पत्थर के नीचे तेरी जैसी 20 को गाड़ रखा है मैंने। तू मुझे तेवर दिखा रही है। गंगू बोलती है तुझे क्यों तेवर दिखाऊंगी मैं रज़िया बाई, तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। और वहाँ रज़िया बाई को गुस्सा आता है, वो उसके खाने में शराब डाल देती है और वहाँ गंगू खाने से रुक जाती है। रज़िया बाई बोलती है तेरी औकात दिखाने में मुझे इतना सा वक्त लगेगा और इतना मज़ा आएगा, इलेक्शन भूल जा, कमाटी पूरा रज़िया का था और रज़िया का ही रहेगा। कल आ जाना 9 बजे, पूरे मोहल्ले के सामने भाषण है मेरा। और वहाँ से उठती है, अपने आप को शीशे में देखती है, चश्मा लगाकर सच संवरती है और गंगूबाई वहाँ पर बहुत गुस्से में बैठी है और शराब पीती है। अगली रात 9 बजे गंगूबाई पूरे मोहल्ले में सिनेमा लगा देती है और सारे मोहल्ले वाले रज़िया का भाषण छोड़कर सिनेमा देखने आ जाते हैं। इधर रज़िया परेशान होती है और वो चिल्लाकर पूछती है लोग क्यों नहीं आए। उसकी नौकरानी बताती है कि वो सारे मोहल्ले वाले फिल्म देख रहे हैं। उसको गुस्सा आता है, वो उसको मार के बोलती है खाली कुर्सियों को लेक्चर सुनाऊंगी मैं, जब ला उनको। तभी वहाँ पर गंगूबाई की गाड़ी आ जाती है। वो वहाँ से उतरती है और कहती है क्या हुआ रज़िया बाई, तू तो भाषण देने वाली थी ना। कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरा भाषण सुनूंगी और ताली भी बजाऊंगी। रज़िया वहाँ खड़ी होती है और ताली बजाने लगती है और कहती है हमारी ताली की गूंज के आगे सब तालियां फीकी हैं, नन्ना नन्ना नारी मगर तेरे जैसों पे बहुत ही भारी। गंगू कहती है ज़मीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। रज़िया कहती है रज़िया को हराना और कोठे पे डोली लाना सपने हैं दोनों नामुमकिन। अब जंग तूने छेड़ी है तो हो जा तैयार वार के लिए। अगली सुबह दिखाते हैं गंगू रस्सी से अपने कपड़े उतार रही है और तभी वो देखती है सामने पिंजरे में कुसुम ने अपनी बेटी को पिंजरे में बंद करके रख रखा है। वो कुसुम से बोलती है कितनी बार कहा है तुझे कि इसे अफीम चटाकर इधर उधर मत रखा कर। कुसुम बोलती है तो क्या करूं, 15 साल की हो गई है रोशनी, किसी ने इसको देख लिया ना यहाँ नोच खसोट लेंगे इसको। गंगूबाई बोलती है नशे की लत लग सकती है इसको और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। कुसुम कहती है काहे की जिंदगी, न घर है ना ही खसम, थक गई हूँ इसको छुपाते छुपाते, अब चिड़िया की तरह इसको कोठे से तो बांधा नहीं जा सकता, शादी की उम्र हो गई है इसकी,
या तो इसकी शादी करूंगी या इसको मार डालूंगी, कोठे पे नहीं बिठाऊंगी इसको। कमली कहती है तो क्या अब तू कोठे पे बारात लेकर आएगी? सपने देखने छोड़ दे। गंगू कहती है क्यों? जब गंगू सपने देख सकती है तो रोशनी क्यों नहीं? वो उसको रज़ा के घर पर लेकर जाती है और रोशनी का रिश्ता उससे देती है। रज़ा बोलता है किससे पूछ के? मेरे लिए रिश्ता? ये ज़बरदस्ती है। गंगू कहती है 30 तोला सोना और 50,000 नकद और 25 रुपये की मिठाई। फिर भी कोई अगर मन में सवाल हो तो एक बार हाल को देख लीजिए, पूरी दुनिया चमचमाती नजर आएगी। और हंसने लगती है। रज़ा बोलता है इसे देकर मुझे खरीद रही हो या इसको बेच रही हो? गंगूबाई कहती है चचा समझाइए इसे, खरीद नहीं रही हूँ, बेच नहीं रही हूँ, इसे कोठे पे बैठने से बचा रही हूँ और तू भी इससे शादी कर कर एक नेक काम कर सकता है राजा। चाचा कहते हैं कि बेटा एक कोठे वाली हमारे घर की बहू भला कैसे बन सकती है? गंगूबाई कहती है यही तो मैं इसको समझा रही हूँ, एक कोठे वाली तुम्हारे घर की बहू नहीं बन सकती। माँ कोठे वाली है मगर बेटी नहीं। ये तो 15 साल की है, मासूम, बेदाग और कुंवारी भी। फिर उसको गुस्सा आता है और थाल उठाकर जाने लगती है और चची तभी सामने आ जाती हैं और कहती हैं आप तो नाराज़ हो गई, आप शगुन का थाल लेकर आई हैं, इसे वापस करके हम आपको नाराज़ नहीं कर सकते, हमें रिश्ता मंजूर है। गंगू बोलती है खुश नसीब है तो रानी, तेरे पास माँ है और सास भी और पति भी है और कहने को सौतन भी। और हंसने लगती है। वहाँ पे रज़ा को गुस्सा आता रहता है और अगले ही दिन उनकी बारात आ जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और गंगू ऊपर खड़ी हुई देख रही है। तभी वहाँ कमली आकर बोलती है अपने यार की बारात देख रही है? गंगू कहती है नहीं, रज़िया का जनाजा देख रही हूँ, आज वो देख खत्म हो गई है। वो मुस्कुराती है और अंदर जाके झूले पे बैठ जाती है और फिर वहाँ पर रोती है। कुछ दिन बाद दिखाते हैं सब लड़कियां भागी भागी आती हैं और कहती हैं इलेक्शन का नतीजा आ गया। गंगू वहाँ लेटी हुई ताश के पत्ते देख रही है और पूछती है क्या नतीजा आया? और सब वहाँ पर चिल्ला देती हैं कि तू जीत गई है तू। और फिर सब उसका सेलिब्रेशन करते हैं और गंगूबाई वहाँ आकर स्पीच देती है और कहती है आज नल्ली नहारी मेरी तरफ से सभी को, ओए और रज़िया को भी भेज दे 2 प्लेट। बोला था मैंने रज़िया को सीधा घर में घुसूंगी, लो घुस गई। और सब वहाँ पर ताली बजाने लगती हैं और ढोल बजाने लगती हैं। तुम लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है, गंगू सूद समेत वापस करेगी सबको, तुमको। ओ रश्मि बहन तुम भी हो, सेक्रेटरी बनेगी मेरी। और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और ये कहकर गंगू भी बहुत तेज तेज वहाँ पर हंसने लगती है क्योंकि वो जीत गई है। और जीत की खुशी में गंगूबाई सोने का दांत लगवाने आई है और तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। वो पूछती है क्या हो रहा है? कमली बताती है साले फिर से आ गए 14 नंबर पे रेड मारने। गंगू कहती है हफ्ते की 30वीं रेड है ये, बहुत चर्बी चढ़ी है पुलिस वाले को, पता करना पड़ेगा आखिर मामला क्या है। अरे हाँ डॉक्टर तू अपना काम कर। डॉक्टर कहता है मुंह को खोलो और वो मुंह खोलती जाती है। वो और कहता है कि और खोलो। वो बोलती है पूरा चाइना मुंह में डालेगा क्या? और ये सुनकर कमली वहाँ पर बहुत तेज तेज हंसने लगती है। अगले दिन रानी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं गांव जाना चाहती हूँ और मैं जा रही हूँ। वो बोलती है कि एक बार फिर से सोच ले राजा। रानी कहती है एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ, शायद उन्होंने अब तक मुझे माफ़ कर दिया होगा। ये सुनकर गंगू थोड़ी सीरियस हो जाती है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। और अगले ही दिन 12 साल बाद वो अपने घर पे फ़ोन कर देती है। उसके घर वाले उससे नाराज़ होते हैं। उसकी माँ बताती है कि तेरे बापू अब नहीं रहे और जाते वक्त भी उन्होंने गंगा जल अपने मुंह में नहीं लिया क्योंकि उसमें तेरा नाम आता है। ये सुनकर वो रोने लगती है और उसकी माँ फ़ोन रख देती है और वो परेशान वहाँ पर रोती रहती है। अगली रात नवरात्रे आ जाते हैं और वो गाने पर बहुत ही ज़्यादा डांस करती है। वो पागलों की तरह डांस कर रही है और सब लोग उसको देख रहे हैं। फिर वो थक कर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और सब लोग उसको देखे जा रहे हैं। अगले दिन दिखाते हैं कुछ लोग गंगूबाई और लाला से मिलने आए होते हैं। उन्होंने पिटीशन फाइल किया है कि कोठे के पीछे जो स्कूल है उनके बच्चों पर कोठे का गलत असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि काठीपुरा से वो कोठा खाली करवा दें। लाला बोलता है मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर जगह खाली करवा के बड़ी बड़ी इमारतें बनवाना चाहते हो। वो आदमी कहता है आप बेफिक्र रहें, मैं आपको और गंगू को वहाँ पर एक फ्लैट दिलवा दूंगा। लाला कहता है जिसके पास पूरा आसमान हो उसको तुम चूहे के बिल का लालच दे रहे हो। और वो उसके कपड़े फाड़ देता है और वो वहाँ से बेइज्जत होके चले जाते हैं। फिर लाला गंगू से कहता है अब तेरे पास सरकारी नोटिस 2 दिनों में पहुँच जाएगा, वीडियो को तो मैं संभाल लूंगा मगर स्कूल वाले चुप नहीं बैठेंगे, वो कोर्ट कचहरी तक तुझे घसीटेंगे, तुझे ये जंग लड़नी होगी। ये 4000 औरतों का सवाल है, अगर तू हारी तू एक बार नहीं 4000 बार हारेगी, तुझे लड़ाई जीतनी ही होगी,
किसी भी हालत में। इस बात को 4 महीने हो जाते हैं और अभी भी स्कूल वाले कमाटीपुरा में रैली निकाल रहे हैं। इसीलिए उनके बीच से निकल के गंगा स्कूल पहुंच जाती है और उनसे बोलती है कि तुम्हारा स्कूल यहाँ 40 साल से है और हमारा कोठा यहाँ 100 साल से है। तुमने स्कूल बनाते वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर कोठा भी है। और गंगा वहाँ पर कुछ कोठों की औरतों के बच्चों को लेकर आती है और उनका एडमिशन के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ का फादर उसको एडमिशन देने के लिए मना कर देता है और वहाँ पर एक जर्नलिस्ट भी बैठा होता है। गंगा बोलती है अगर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो इनकी जिंदगी बन जाएगी, चलो अपना फॉर्म निकालो और माँ का नाम लिखो गंगूबाई। फादर पूछता है और बाप का नाम क्या दोगी तुम। गंगा कहती है बाप का नाम लिखो देवानंद। लो भाई, बाप का नाम भी मिल गया। और ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर रिपोर्टर उससे इम्प्रेस हो जाता है और अगले दिन उसके कोठे पे पहुँच जाता है। वो गंगू का इंटरव्यू लेता है और फोटो भी लेता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनका एडमिशन गंगू ने स्कूल में कराया था। गंगू पूछती है कि तुम लोग क्यों आ गए। वो बोलते हैं कि टीचर ने हमको मार के भगा दिया। गंगू उनको सबको साथ बिठाती है और बोलती है कि अब तुम इनके फ़ोटो लो और इनको तुम अपनी मैगजीन में छापना और सारी दुनिया को दिखाना। कुछ दिन बाद गंगू के पास वो रिपोर्टर आता है और उसको मैगजीन में उसका फ़ोटो दिखाता है और उससे बोलता है कि तुम फेमस हो चुकी हो और लोग फेमस लोगों की बातें सुनते हैं। अगले हफ्ते आज़ाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली है और वहाँ पर औरतों की शिक्षा के लिए मुद्दा उठाया जाएगा। वहाँ पर काफ़ी लोग होंगे और तुम्हें वहाँ भाषण देना है। और वो उसके लिए स्पीच लिख के लाता है जिसमें लिखा होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और वो सुनकर ये सारी औरतें हंसने लगती हैं। वहाँ एक लड़की बोलती है कि किसके भाई, क्योंकि कोई भी प्रोस्टिट्यूट को अपनी कोई बहन नहीं समझता। अगले दिन गंगू स्पीच देने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। वो स्टेज पे पहुंचती है तो वो स्पीच फाड़ देती है और अपने दिल से अपनी स्पीच बोलती है। वो कहती है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी ना किसी का कोई धंधा होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कुछ बेचता होगा। वैसे ही हमारा भी एक धंधा है और हमारे पास जो लोग आते हैं वो आप में से ही होते हैं। फिर हमारा धंधा इतना बदनाम भला क्यों है। और हमारे पास जो भी कस्टमर आता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो काला हो या गोरा, सबके लिए एक ही रेट होते हैं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव भला क्यों होता है। और वो बच्चों के पढ़ाई का, शिक्षा का भी हक मांगती है। गंगू कहती है और मैंने ये ठान लिया है कि कमाटीपुरा की औरतों को बेघर मैं कभी नहीं होने दूंगी और बच्चों को भी मैं शिक्षा दिलाकर रहूंगी, ये मेरा वादा है। और वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। अगले दिन एक पॉलिटिशियन उससे मिलने आता है और कहता है कि हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। गंगू कहती है कि तुमने हमारी औरतों को कहाँ सपोर्ट किया, हमारे यहाँ पे घर सारे खाली करवाए जा रहे हैं, तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसमें पॉलिटिशियन बोलता है कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। गंगू कहती है कोई बात नहीं, तो मेरी मीटिंग पीएम से करवाओ। पॉलिटिशियन मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपकी मीटिंग का बंदोबस्त करता हूँ, फिर आप हमारी पार्टी का सपोर्ट करना। उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है और रिपोर्टर बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। गंगू कहती है 15 मिनट तो काफ़ी हैं और 15 मिनट में पीएम के दिल से गुलाब ना जीत लिया तो मेरा नाम गंगू नहीं। रिपोर्टर उसकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो पीएम से मिलने चली जाती है और बोलती है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। पीएम उसकी बातें सुनता है और बोलता है ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। गंगू कहती है इस टाइम हम बात कर रहे हैं तो सोचिए कहीं ना कहीं किसी लड़की को बेचा जा रहा होगा और किसी को खरीदा जा रहा होगा। इसकी सज़ा खरीदने और बेचने वाले को मिलनी चाहिए, मगर इसकी सज़ा हम जैसे लोगों को मिलती है। ऐसा क्यों? हमसे हमारे सारे हक छीन ले गए हैं और अब हमसे हमारा घर भी छीना जा रहा है। और अपनी बातों से वो पीएम को इम्प्रेस कर लेती है और पीएम से अपना हक मांगती है। पीएम उसकी बातें सुनकर बोलता है ठीक है, मैं इस मुद्दे पर एक मीटिंग ज़रूर बिठाऊंगा। और ये सुनकर गंगू वहाँ पर खुश हो जाती है और उसके हाथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है। लास्ट में हम देखते हैं, बताया जाता है कि गंगूबाई जब तक है कमाटीपुरा की औरतों को कुछ भी नहीं हो सकता। गंगूबाई हमेशा अपनी औरतों के हक के लिए लड़ती हैं और सब लोग वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। वो एक तरफ देखती है कि बच्चे उसको सैल्यूट कर रहे हैं और वो भी उनको प्यार करती है और तभी वो उस रिपोर्टर को बुलाती है, उसके माथे पे चूम लेती है। सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है। तभी मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू मूवीज़।